सभी को नमस्कार। नियांदरथाल के बारे में सबने ही सुना होगा, है ना? ज्यादातर लोगों के लिए ये एक मंद बुद्धि और जंगली आदि मानव था। लेकिन क्या सच में ऐसा था? हाँ, ये हमारा चैनल है। गदा फेंक दीजिए और मेमथ को जाने दीजिए, बाद में दूसरा पकड़ लेना। और अब हम शुरू करते हैं। बेचारे बदनाम नियांदरथाल वास्तव में पाषाण युग के हिसाब से काफी एडवांस थे। उन दिनों पृथ्वी पर कई मानव प्रजातियां रहती थी, जिनमें पहले क्रो-मैग्नॉन्स भी शामिल थे। वैसे आपको शायद नहीं पता, एंथ्रोपोजेनेसिस की अवधारणाओं के अनुसार नियांदरथाल आधुनिक मनुष्यों के पूर्वज नहीं हैं, जबकि हमारे होमो सेपियंस अफ्रीकी सवाना में रहते हैं। नियांदरथाल यूरोप और मध्य पूर्व में मैमथ को खदेड़ते रहते थे। वे लगभग 160 सेंटीमीटर लंबे, स्मार्ट और प्यारे बड़ी बड़ी भौहों के साथ बड़े सर और उभरे हुए माथे वाले जीव थे। नियांदरथाल की त्वचा उज्ज्वल थी, बाल लाल या काले थे और दाढ़ी घनी हुआ करती थी। वे क्रो-मैग्नॉन्स की तुलना में शारीरिक रूप से बहुत ताकतवर थे। क्रो-मैग्नॉन्स की तुलना में एक औसत नियांदरथाल की मांसपेशियां 1/3 ज्यादा थी। नियांदरथाल्स सभ्यता की शुरुआत के वक्त लगभग 50,000 से अधिक वर्षों तक क्रो-मैग्नॉन्स की तुलना में नियांदरथाल के सर्वाइवल की ज्यादा संभावनाएं थी। यूरोप और एशिया माइनर में उन्होंने पाषाण युग के हिसाब से बहुत उच्च तकनीक से घर बनाए थे, जिसमें मुख्यतः 3 भाग होते थे: शयन कक्ष, कार्यशाला और रसोई घर। नियांदरथाल मुख्य रूप से जानवरों का शिकार करते रहते थे। जेनेटिक्स के अनुसार वे हमसे थोड़ा अलग थे। वे दौड़ने में ज्यादा ऊर्जा खर्च करते थे, लेकिन फिर भी वे शारीरिक रूप से ताकतवर और चिरस्थायी थे। इसलिए उन्हें ज्यादा कैलोरी और फैट वाले आहार की आवश्यकता होती थी। लाल बालों वाले लोगों ने हर जगह शिकार किया, दलदलों, पहाड़ों और जंगलों में। नियांदरथाल शायद आस्तिक हुआ करते थे। कब्रों में भ्रूण की मुद्रा में दफन किए हुए कंकालों के साथ फूल, अंडे और मांस के अवशेष मिलना अंतिम संस्कार की प्रथा जैसा माना जा सकता है। जंगली बैलों और भालों की खोपड़ियों के ढेरों के मिलने से लगता है शायद नियांदरथाल शिकार के लिए जादू या मायावी शक्तियों का उपयोग करते थे। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इनके फॉसिल्स किसी भी निष्कर्ष को निकालने के लिए बहुत कम हैं। इसलिए ये पूरी तरह से संभव है कि नियांदरथाल नास्तिक थे और शायद उन्हें अफसोस भी होता होगा कि उन्होंने विज्ञान का आविष्कार नहीं किया, या फिर वे खुद को व्यवहारिक मानते थे और जीवन के अर्थ जैसे मूर्खतापूर्ण मामलों पर सोचना बंद नहीं करते थे। शास्त्र क्या होता है, यहाँ तो मेमथ को दौड़ाना आवश्यक है। नियांदरथाल सोफिस्टिकेटेड लोग थे जो सुंदरता और शिष्टता को पसंद करते थे। नहीं, ये कोई मजाक नहीं है। वे पहले संगीत उपकरण के आविष्कार थे, 4 छेद वाली ट्यूबलर हड्डियों से बनी बांसुरी। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे भी संदेहपूर्ण मोड़ दे दिया। वो ये दावा करते हैं कि ये या तो आग को हवा देने के लिए उपकरण है या सामान्य हड्डियां हैं जिसमें हाइना ने अपने दांतों से छेद कर दिए होंगे। न केवल संगीत बल्कि नियांदरथाल ने चित्रकलाओं का आविष्कार भी किया था। पुरातत्ववादियों ने इनकी संस्कृति को मास्टर संस्कृति का नाम दिया है और कहा है कि कुछ कलाकृतियों पर एक रिदम में काटने और क्रॉस जैसे निशान मिलते हैं। नियांदरथाल द्वारा पत्थर पर बनाई गई पहली नक्काशियां भी मिली हैं। हालांकि निश्चित रूप से वो बात अलग है कि उनकी कला क्रो-मैग्नॉन की बाद वाली पेंटिंग्स के आसपास भी नहीं थी। नियांदरथाल छोटे पैट्रियार्शियल परिवारों में रहते थे। जहाँ भी नियांदरथाल की हड्डियां पाई जाती हैं, लगभग हर जगह एक आदमी और एक या एक से अधिक महिलाओं और बच्चों के अवशेष मिले हैं। लगता है नियांदरथाल का ऐसा मानना था कि बुढ़ापे में अन्य परिवारों के साथ बस्ती में रहने की तुलना में एक या एक से ज्यादा प्यारी पत्नियों के साथ कहीं दूर किसी गुफा में रहना अधिक मजेदार है। परिवार उनकी बुनियादी शिकारी इकाई था और एक स्कूल और घर भी।
नियांदरथाल अपने परिवार वालों से प्यार करते थे और उनकी देखभाल करते थे। अवशेषों में ऐसे व्यक्तियों के बारे में पता लगा है जो गंभीर चोटों, यहाँ तक कि जन्मजात बीमारियों से लेकर अपंगता तक के शिकार थे, लेकिन फिर भी लंबे समय तक जीवित रहे थे। नियांदरथाल में डॉक्टर भी थे। ये नहीं कहा जा सकता कि उनकी डॉक्टर सफेद खाल से बने स्पेशल गाउन पहनते थे, लेकिन गुफाओं वाले डॉक्टर खिसकी हुई हड्डियां या फ्रैक्चर का इलाज करने में अच्छे थे। लगभग 2/3 मामलों में बहुत अच्छा काम दिखता है, लेकिन हम अभी तक ये नहीं जान पाए हैं कि उस समय में दर्द निवारक दवाओं की जगह क्या लेते थे और आखिर बीमारी की जांच कैसे करते थे। मैं सोच सकता हूँ, इसलिए अपराजय हूँ। इतिहास के सबसे पहले युद्ध। अब क्रो-मैग्नॉन्स पर नजर डालते हैं, हमारे अपने पूर्वज जिन्होंने आखिरकार नियांदरथाल परिवारों को खत्म कर दिया था। वे सिर्फ मांस नहीं बल्कि शाकाहारी भोजन भी खा सकते थे। वे परिवारों में नहीं बल्कि बड़े कबीलों में रहते थे। उन्हें फेंके जाने वाले और छोटे हथियारों में महारत हासिल थी जो नियांदरथाल के पास नहीं थे। कभी कभी उन्हें नियांदरथाल आकर्षक लगते थे। कॉकासॉइड और मोंगोलॉइड नस्लों के लोगों में आधुनिक होमो सैपियंस के अफ्रीका में से निकलने के बाद 4 से 5% तक नियांदरथाल की जीन मिलती है। क्रो-मैग्नॉन्स और नियांदरथाल एक दूसरे को न केवल आकर्षक लगते थे बल्कि खाने में स्वादिष्ट भी लगते थे। दोनों के शिविर स्थलों में प्रतिद्वंदी प्रजाति के लोगों की चबाई हुई हड्डियां मिलती हैं, और ये उन कारणों में से एक था जिन कारणों की वजह से नियांदरथाल खत्म हुए थे। हम आपको आश्चर्यचकित कर सकते हैं और यहाँ तक कि आपको झटका भी दे सकते हैं, लेकिन लोग बहुत बुरे होते हैं, विशेष रूप से दिमाग। भले ही आप एक ज़ॉम्बी या नियांदरथाल हो। क्यों? क्योंकि दिमाग धीमे और घातक प्रियॉन रोगों से भरा हुआ है। ये संभव है कि बहुत से क्रो-मैग्नॉन प्रियॉन्स संक्रामक प्रोटीनों के वाहक थे जो मस्तिष्क के डीजेनरेटिव रोगों का कारण बनते हैं। नियांदरथाल की शाकाहारी होने की अक्षमता और शिकार पर निर्भर होने की वजह से उनके साथ एक क्रूर मजाक खेला। जब यूरोप में क्रो-मैग्नॉन फैल गए थे और नियांदरथाल गायब हो गए थे लगभग 40,000 साल पहले, उस युग में सुपर वॉल्केनो के कई विस्फोट थे। काकेशस में कज़बेक, कार्पाथियन पहाड़ों में सियोमाडल, सिसिली में इथना और फ्लेग्रीन फील्ड्स, जिनके कारण पौधों की मृत्यु हो गई और जानवरों की भी संख्या तेजी से गिर गई। इस स्थिति में क्रो-मैग्नॉन को शाकाहारी होने से लाभ हुआ और उन्होंने जिंदा रहने के लिए खरपतवार खाना शुरू कर दिया। नियांदरथाल को एक दूसरे या क्रो-मैग्नॉन को खाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। क्रो-मैग्नॉन ने इस बात का विरोध किया। उन्होंने कठोर और तीखे तर्कों का उपयोग करते हुए इस विषय पर नियांदरथाल के साथ लंबी और सार्थक चर्चा की। क्रो-मैग्नॉन बड़े समूहों में रहते थे जो कबीले के हिस्से को शिकार में जाने की अनुमति देते थे और कुछ तो निगरानी के लिए कबीले में छोड़ देते थे, जो बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों को आदमखोर जानवरों और भूखे नियांदरथाल से बचाते थे। इससे बच्चों को बड़े होने तक सुरक्षा मिलती थी। वे बहुत तेजी से और अधिक कुशलता से अपनी जनसंख्या बढ़ाते रहे और उन्होंने शारीरिक तौर पर कमजोर होते हुए भी नियांदरथाल को संख्या में हराकर मार डाला। इसके अलावा क्रो-मैग्नॉन के कबीलों में 3-4 पीढ़ियों के लोग रहते थे, जिससे बच्चों को पालना आसान हो जाता था। बच्चों को दादा दादी की जिम्मेदारी पर छोड़ा जा सकता था। क्रो-मैग्नॉन कई सदियों तक जगह जगह बसे रहे। पूरे यूरोप और मध्य एशिया में हर नए स्थान पर उन्हें नियांदरथाल के छोटे विकसित और छोटे समूहों का सामना करना पड़ा और नए स्थान पर एक ही खूनी नाटक खेला गया। परिणाम स्वरूप लगभग 30,000 साल पहले बास्क पर्वत, बेल्जियम और मध्य एशिया में अंतिम नियांदरथाल पृथ्वी के चेहरे से गायब हो गए। उसके बाद उनकी जीन का केवल एक छोटा सा हिस्सा बचा और पुरातत्वविदों के लिए अवशेष मिले। आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ऐसा है तो लाइक करना ना भूलें, हमें बहुत अच्छा लगेगा। एडवांस में धन्यवाद। अगली बार तक के लिए एक बार फिर अनुमति दें।